हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा हो रही है उसके हमने आपसे बात की थी कि हम 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से उनकी सीरीज चलाएंगे। तो उस सीरीज का ये आखिरी 8वां वीडियो है। इसमें हम लोग 176 से 200 तक क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ ही ये सीरीज आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 200 क्वेश्चंस की। इसके बाद अब आपको केवल टेस्ट पेपर हमें और देने हैं, 3 टेस्ट पेपर, जिससे आप लोग सेल्फ असेस कर पाए। ठीक है, ये सारा इसका सिलेबस और सारे पीडीएफ्स ये टेस्ट के ये सारे आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेलीग्राम का यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये सारे कुछ पीडीएफ वगैरह मिल जाए। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या है कोई भी नए अपडेट्स अगर हैं वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से इस वीडियो के। जो क्वेश्चन है हमारा 176 इस सीरीज का 176वां क्वेश्चन है। विश्व का 90% से अधिक जीव भार कहाँ है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, अलवण जलीय आर्द्रभूमि में, ऊपरी मृदा में और महासागरों में। तो जीव भार यह होता है जो होता है नंबर्स पे, जहां पर जीवों की संख्या अधिक होगी वहां पर क्या होगा, जीव भार अधिक होगा। तो 90% से जो अधिक जीव भार है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में जो है उत्पादक होते हैं, इस वजह से यहाँ पर और भी जो जीव जंतु हैं जो इन पर निर्भर है वो भी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन है विषुवतीय जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वर्षावन जीवों में और भूमध्य सागरीय जीवों में। तो इसका जो सही जवाब है वो है विषुवतीय जीवों में या विषुवतीय बायोम में ये पाए जाते हैं। ये यहाँ पर इनका पाए जाने का रीजन ये है कि यहाँ पर अच्छी मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ पर सूर्य का ताप भी होता है, तो इस वजह से यहाँ पर वृक्ष जो है बहुत घने होते हैं, जिस वजह से निचले क्षेत्र तक, निचले भूमि तक क्या है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जबकि सूर्य का प्रकाश क्या है भोजन बनाने के लिए अधिक आवश्यक है। तो इस वजह से इन पेड़ों में सूर्य का प्रकाश लेने की होड़ होती है, जिससे ये क्या करते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे तक क्या है लंबाई इनकी बहुत ऊपर तक बढ़ जाती है। उसी वजह से ये अनुकूलन के कारण है एक हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सस्य विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जेथ्रो टुल, पीटर डी क्रेसेंजी, डिकंडोल और निकोलस। तो इसका जो सही जवाब है वो है पीटर डी क्रेसेंजी। इनको सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा जो है, ठीक है, तो ये सस्य विज्ञान के आपके जनक हो गए। ठीक, इसके अलावा ये जेथ्रो टुल जो दिए हुए हैं, ठीक है, ये खरपतवार विज्ञान के जनक है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल मिल गई थी। जेथ्रो टुल जो है वो खरपतवार विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, पीली क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए और नीली क्रांति मछली या मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा कि नीला अगर कहीं वर्ड आ रहा है, ब्लू का वर्ड आ रहा है, तो नीला जो वर्ड है वो समुद्र से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ब्लू इकोनॉमी भी, जो समुद्र से या जो जल क्षेत्रों से जो इकोनॉमी होती है उसको ब्लू इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो पहला सही है, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से है, इससे गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से नहीं है। पीली क्रांति जो आपकी है वो तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तिलहन उत्पादन जिनसे तेल निकलता है उनके उत्पादन के लिए पीली क्रांति है, जबकि उर्वरक के लिए भूरी क्रांति है। इनको भूरी क्रांति बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये पीली क्रांति उर्वरक जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आपको ये वीडियो में क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। आप प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शंस हैं ई लाला, ई ट्रेडर्स, ई बिजनेस और ई नाम। ठीक है, नाम या इसको NAM भी बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ई नाम। ये कृषि विपणन मंडियां जो हैं वो स्टार्ट की गई थी। ई नाम ये योजना जो है वो 14 अप्रैल 2016 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अभी आपका 2023 चल रहा है और 14 अप्रैल भी निकल गया है, तो इस योजना को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। और 14 अप्रैल को जन्म किसका होता है? BR अम्बेडकर जी, जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी हैं, संविधान निर्माता, उनका जन्म दिवस होता है। तो उन्हीं के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर ये योजना जो है प्रारंभ की गई थी। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन है सही वो डी है, ई नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है
ठीक है, ऑप्शन है 15, 17, 18 और 20। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। देश में जो है टोटल जो 20 है वो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। ये आप संख्या याद रखिएगा, ठीक है, आप संख्या याद रखिएगा। बाकी इसमें नाम क्या क्या है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, 20 नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्रवन के लिए, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ का रण घास के प्रदेश और पूर्वी दक्कन पठार जो है वो आर्द्र वन। तो इसका जो सही उसका जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, ये पूर्वी दक्कन पठार जो है वो आर्द्र की जगह शुष्क होता है। हम लोग जब इसका चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें आई थिंक 23 या 24 में है, उसमें बताया था कि पूर्वी दक्कन पठार पर जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यही क्या है इस क्वेश्चन में सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन अपरदाहारी या डेट्रीवर कहलाते हैं? ऑप्शन है कॉपीपोड, सूत्रकृमि, कीट डिंभक और दीमक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये दीमक को अपरदाहारी या डेट्रीवर बोलते हैं। ये दीमक जो है इसको क्या करते हैं, अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे ये क्या आता है, भूमि में मिल जाता है और इनकी संख्या जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनिज एवं खनिज विकास निगमन अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारतीय वन अधिनियम 1927। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो ये आयात एवं निर्यात है। इससे पता चलता है कि आप जो आपके वन क्षेत्र है वहां पर जो जैव विविधता है उससे व्यापार किस तरह से करना है, उनका आयात निर्यात कैसे रेगुलेट होगा। ये खनिजों का उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सीमा शुल्क से कि वन संपदा वगैरह जो निकलेगी उस पर किस तरह से टैक्सेशन वगैरह किया जाएगा। भारतीय वन अधिनियम तो सीधा सीधा है वनों के संरक्षण को लेकर। तो ये चारों के चारों जो एक्ट हैं वो क्या है, पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। ये चारों के चारों अधिनियम जो है वो इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको वनों की प्रजाति दी है और सूची 2 में बताया गया है कि कौन सा कहाँ होता है। उष्ण कटिबंधीय, शंकु वृक्ष, कच्छ वनस्पति, पतझड़ और यहाँ सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और साइलेंट वैली। तो उष्ण कटिबंधीय वन जो आपके होते हैं वो साइलेंट वैली में होते हैं, तो एक का चौथा हो गया। शंकु वृक्ष जो होते हैं वो पहाड़ों में हिमालय में पाए जाते हैं, इसका हिमाचल प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा। कच्छ वनस्पति जो है वो मैंग्रोव वगैरह हैं, तो ये आपके सुंदरवन में आपको मिल जाएंगे। और पतझड़ वन जो है वो आपके राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन बना चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है टीक जम्मू तथा कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल और सुंदरी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसको सुंदरवन बोलते हैं। वो सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण ही सुंदरवन बोला जाता है। तो केवल यही क्या है, सही सुमेलित है, बाकी गलत है। ये चंदन काष्ठ जो है आपको केरल में ना मिलके आपको ये मिलती है आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक वाले एरिया में, ठीक है। और ये देवदार जो है वो आपको मध्य प्रदेश में ना मिलके ये ठंडे प्रदेशों में मिलता है, ये आसाम और जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी एकीकृत विकास मिशन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिशन किसके द्वारा प्रायोजित है? विश्व बैंक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये बागवानी एकीकृत कार्यक्रम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा क्या है, पूरी तरह से जो है पोषित है, ठीक है, प्रायोजित है। और इसका आरंभ जो है वो वर्ष 2014-15 में जो सरकार का बजट आया था 2014-15 का, उसमें ये मिशन क्या किया था, उसके अंतर्गत इसका स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है? एफसीआई, जिसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, नाबार्ड, नाफेड और ट्राइफेड। तो इसका जो सही जवाब है वो विपणन के लिए जो है जो मूल्य समर्थन अधिनियम है इसके कार्यान्वयन के लिए नाफेड क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। ट्राइफेड जो है वो क्या करते हैं, लघु वनोत्पाद के नियमन के लिए है और उनको किसको एमएसपी वगैरह में शामिल कराना है उसके लिए करे हैं। ये नाफेड की स्थापना जो हुई थी आपकी वो 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी, ठीक है। और नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई
12 जुलाई और ये 1982 में हुई थी। और एक समिति थी शिवरामन समिति, उसकी समिति के रिकमेंडेशंस पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये कृषि से संबंधित क्या है, लोन वितरित करता है और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में, वो सॉरी मुंबई में या बंबई में स्थित है। अच्छा, ये डिटेल आप क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, बिकॉज आपको ये पीडीएफ में डिटेल्स नहीं लिखी है, डिस्कशन में ही केवल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी अंतर्वर्ती फसल है? ऑप्शन है कपास, मूंग, धान और गेहूं। तो अंतर्वर्ती फसल उन फसलों को बोलते हैं जो दो फसलों के बीच में बोई जाती हैं। तो अंतर्वर्ती फसल जो है यहाँ पर मूंग है। मूंग को क्या करते हैं, दो फसलों के बीच में बोते हैं, क्योंकि इसका वृद्धि काल, जो परिपक्वता का काल है, वो काफी कम होता है। ये 1.5 से 2 महीने में परिपक्व हो जाती है। ठीक है, तो ये मूंग इसमें अंतर्वर्ती फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों को बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? कौन से अधिनियम के तहत क्या है, इनको विनियमित किया जाता है या किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति के माध्यम से, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम, और डी खाद्य उत्पाद आदेश 1956 तथा मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये राज्यों द्वारा जो कृषि उत्पाद विपणन समितियां हैं उनके थ्रू ही क्या है, ये विनियमित किया जाता है कृषि बाजार को। अभी जो आप लोगों को याद हो, ये कृषि कानून आए थे, तो उसका सबसे अधिक जो विरोध था वो यही जो कृषि उत्पाद विपणन समितियां हैं राज्यों की, जिनको नॉर्मली आप लोग कृषि मंडी बोलते हैं या मंडी बोलते हैं, उन्होंने ही इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था कि हमारा अस्तित्व क्या होगा, इससे संकट में आ जाएगा। ये हमारा विषय है। केंद्र सरकार अगर ऐसे कानून बना के हस्तक्षेप करती है तो ये केंद्र सरकार की गलत मंशा को दिखाता है। इस तरह से इन लोगों ने विरोध किया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन वेदिका कृषि, वनोन्मूलन और उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो देखते हैं पहले। वेदिका कृषि जो है इसको स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है, अथवा इसको क्या और बोलते हैं, इसको सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअल में मृदा अपक्षय को रोकने के लिए की जाती है। इससे क्या करते हैं, सीढ़ियां बना बनाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, वेदिका बना बनाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं। छोटी छोटी सी मेड़ बना ली जाती हैं किनारे पर, जिससे क्या हो, मृदा का अपक्षय ना हो। वनोन्मूलन जो होगा तो नॉर्मल सी बात है, आपको मृदा का क्या होगा, अपक्षय होगा, बिकॉज वनोन्मूलन से जो है, जो वन मिट्टी को बांधे रहते हैं, वो मिट्टी का जो बांधने का बंध जो है वो छीण हो जाएगा और मिट्टी क्या है, आसानी से क्या है, पानी से या वायु के कारण अपरदित होकर बह सकती है। तो वनोन्मूलन जो है वो संबंधित है। ऑप्शन उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो जलवायु का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ताप से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वर्षा से जो है वो है, बट उससे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है, केवल 2। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूक्षरण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास के समीकरण द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? आपको इसमें किसके द्वारा छूट गया है, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है रामबाबू एवं ध्रुवनारायण, बिस्मियर एवं स्मिथ, C.I. रामसर और H.H. बेनेट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, बिस्मियर एवं स्मिथ। इनके द्वारा ये मृदा के सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर फसल का उदाहरण है। तो समानांतर फसलें वे होती हैं जो दो फसलें एक साथ एक ही खेत में बोई जाती हैं एक ही समय पर। ठीक है, समानांतर मतलब जो समान समय में जो साथ साथ चल रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास आलू प्लस धान, गेहूं प्लस सरसों, कपास प्लस गेहूं, ज्वार प्लस आलू। तो एक्चुअली आप जब देखोगे तो आपका जो आलू है, ठीक है, ये रबी की फसल है और धान जो है वो आपकी खरीफ की फसल है। तो आलू और धान को एक साथ नहीं बोया जा सकता है। गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है, सरसों जो है आपकी रबी की फसल है, तो इन दोनों को साथ साथ बोया जा सकता है। यहाँ कपास आपकी जो है वो खरीफ की फसल है, गेहूं जो है आपकी रबी की फसल है। प्लस कपास के लिए क्या है, बहुत अधिक आपको भूमि हमेशा गीली रखनी पड़ती है, टेम्परेचर का भी होता है, जबकि गेहूं के साथ आपको भूमि उतनी अधिक गीली नहीं रखनी पड़ती है, आपको बस केवल आर्द्रता की आवश्यकता होती है। यहाँ ज्वार जो है वो खरीफ की फसल है, आलू जो है वो रबी की फसल है, तो इनको भी नहीं बोला जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, गेहूं प्लस सरसों। गेहूं के खेतों में सरसों बोई जाती है। इसके अलावा और रबी फसल है, जैसे चने की खेती होती है तो चने के साथ भी सरसों लगाया जाता है, मटर के साथ भी सरसों लगाया जाता है, आपको खेतों में आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति जो है वो ऊंचाई और जलवायु दिशाओं दोनों के अनुसार भिन्न होती है
और उसके अलावा हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पहला जो है वनस्पति क्या है, ऊंचाई और जलवायु दशाओं के अनुसार भिन्न होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है क्या होती है, आपकी जो वनस्पति है उसमें भिन्नता आती जाती है। आप देख रहे थे, हम लोगों ने बताया था हिमालय में पाए जाने वाले वनों के, तो जैसे जैसे ऊपर हम लोग जब पहुंचते जा रहे थे, हाइट बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे वनस्पतियों में क्या है, परिवर्तन होता जा रहा था। ठीक है, बाकी जलवायु दशाएं भी क्या है, प्रभावित करेंगी ही। ताप अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, तो उसके हिसाब से क्या है, वनस्पति क्या है, भिन्न हो जाएगी। इसके अलावा हिमालय में दो प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसके जो है दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन जो है सी है, ए तथा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फसली कृषि की विशेषता है। ऑप्शन है व्यापारिक अन्न की कृषि, चलवासी कृषि, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि और जैविक कृषि। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, व्यापारिक अन्न की कृषि क्या है, एक फसली कृषि है। बाकी चलवासी कृषि, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि, जैविक कृषि का एक फसली कृषि से कोई लेना देना नहीं है, ये तो केवल विधियां हैं, ठीक है, फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मिश्रित खेती, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, मध्यवर्ती खेती और शुष्क खेती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी सही है। इसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग या इसको क्या है, जो इस तरह की बुआई कर देते हैं उसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग क्या है बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर सही है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और कारण जो दिया है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो पहला कथन सही है, हरित क्रांति के फलस्वरूप जो है खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, पूर्ति के लेकर पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता वृद्धि हुई है। तो ये भी सही है। कुछ क्षेत्र हैं जैसे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर उत्पादकता जो है वो बहुत अधिक बढ़ी है, पैदावार बहुत अधिक बढ़ी है। बाकी ये इसका प्रभाव बाकी क्षेत्रों पर इतना अधिक नहीं दिया है, तो क्षेत्रीय असमानता इससे बढ़ी है। तो पहला कथन भी सही है, कारण भी सही है, बट कारण जो है वो जो है कथन जो है वो ये जो कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ये उत्पादन में वृद्धि जो हुई है उसका रीजन जो था वो था उर्वरकों का और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई वगैरह के उससे, इसका क्षेत्रीय असमानताओं की वृद्धि से लेकर कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है। ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जाड़े के महीनों में वर्षा होती है, और दूसरा कारण दिया है भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश गर्मी के महीने में गर्म शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वो सही है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जाड़े के महीने में वर्षा होती है, ये एकदम सही है। जाड़े के महीने में जो वर्षा होती है वो जो वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें आती हैं जो अपने साथ आर्द्रता वगैरह लेके आती हैं, उसके कारण इसमें वर्षा होती है। बाकी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में गर्म महीने में शुष्क स्थलों की हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें गर्मी के महीनों में ये गर्म शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, जिससे इनमें गर्मी वर्षा नहीं होती है। लेकिन ये कारण क्या है, सर्दियों में वर्षा का नहीं है। सर्दियों में वर्षा का कारण जो है वो पछुआ पवनें हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका जवाब भी ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना का प्रयोग ऊसर मिट्टी के संबंध में बताना है। ठीक है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में बताना है। चूना का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी में पीएच मान 7 से अधिक होता है, और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो पहले तो ऊसर मिट्टी उनको बोलते हैं जिसमें सोडियम लवणों की मात्रा क्या है, अधिक होती है। अच्छा, सोडियम लवण जो है वो क्षारीय होता है, तो सोडियम की अगर मात्रा इस पे बढ़ जाएगी तो ये क्षारीय रहेगी मृदा, तो इसका पीएच जो है वो नॉर्मल सी बात है 7 से अधिक होगा। 7 से कम पीएच मान होता है तो वस्तु क्या होती है, अम्लीय होती है। 7 से अधिक होता है तो उसको क्षारीय बोलते हैं। तो ठीक है, बाकी चूना अगर है तो चूना खुद क्षारीय है, तो चूना का प्रयोग करके इसको नहीं सुधारा जा सकता है। इसको सुधारने के लिए आप क्या करते हैं, जिप्सम का यूज करते हैं या पायराइट का यूज करते हैं। चूने का यूज करके इसको नहीं सुधारा जा सकता है। ये सही है, पीएच का मान 7 से अधिक होता है, और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, तो हाँ, इस मिट्टी में आप क्या कर सकते हो, इसको नमी वगैरह बनाकर इसमें धान की फसल को आप क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही है। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक,
अब आता है हमारा 200वां क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही ये 8 वीडियो की सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है, और यह सिविल प्रक्रिया के संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बधा है। तो ऑप्शन पहला सही है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसकी स्थापना 2010 में भी कब हुई थी? ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसकी 2010 में जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर में हुई, आपकी 18 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई है, 18 अक्टूबर ये। और ये जो आपका 11वां पंचवर्षीय योजना था, 11वां 5 ईयर प्लान था, उस प्लान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ये भी सही है, ये पर्यावरण संरक्षण, वनों के संरक्षण संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। 6 महीने में इनको क्या करना होता है? डिसीजन देने का इसमें प्रोविजन है। इसके अलावा ये क्या होते हैं? मुआवजा राहत देने पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन ये सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं बधा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में एक शीट लगी हुई है, जिसमें हर वीडियो की तरह शीट लगी हुई है जिसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं। ये ठीक है, ये शीट आप लोग देख लीजिए, ये शीट लगी हुई है जिसमें ये सारे आंसर्स हैं। तो इसके साथ ही हमारी सीरीज के पूरे 200 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो खत्म हो जाते हैं यहीं पे। अब हम आपको 3 टेस्ट पेपर और देंगे सेल्फ वैल्यूएशन के लिए, वो भी आपको कल से प्रोवाइड हम कर देंगे। ठीक है, 3 दिन लगेगा उसमें एटलीस्ट आपको देने में, एक एक करके हम आपको दे देंगे, आप उसका एवेल्युएशन कर देंगे। बाकी ये सारा सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो को आप लाइक और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।